नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर पे। हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब को इसलिए जहमत देनी पड़ी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार देश से अपील की है कि किफ़ायत बरतें। तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसको खर्च करने में विदेशी मुद्रा बचाएं, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्रा ना करें, फर्टिलाइज़र का बिल कैसे कम हो इसको भी देखें हम, और खाने का तेल जो है अगर उसमें भी कटौती कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं तो करें। और अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो ये जानता है कि उसकी अपील का असर होता है और होगा आने वाले वक्त में, 24 घंटे में 2 बार अगर वो एक बात कह रहे हैं, मतलब मामला गंभीर है। आज प्रोफेसर साहब को हम राजनीति में नहीं लेकर के जाएंगे कि ऑपोजिशन इस पर क्या कह रहा है और क्या नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं। सवाल उसका नहीं है। दिख तो सबको ही रहा था, दुनिया में जंग छिड़ी है तो भारत क्यों उससे अछूता रहेगा अगर पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ रहा है तो। लेकिन अभी तक हम उसके दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बचे रहे। अब वो सरकार ने चुनाव के लिए किया या किसी भी वजह से किया, लोगों का तो अच्छा ही हुआ कि लोगों के ऊपर उसका कोई बिल नहीं फोड़ा गया सरकार के द्वारा। लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है, जैसा हमने पीछे लिखा है प्रोफेसर साहब की, मोदी की अपील मुश्किल वक्त का इशारा, अब वो मुश्किल वक्त आ गया है या आ पहले गया था, अब उसका असर आने वाला है? मैं वही बोले ना थे, अब उसका असर दिखने लगा है। क्योंकि देखिए 2022 से 2026 के बीच हम रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में थे इन टर्म्स ऑफ ऑयल, कि जितना हम खरीदते थे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी हैं, तीनों खासकर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों को मुनाफा ही हो रहा था, घाटा नहीं हो रहा था। उस मुनाफे का एक कॉर्पस बना था जो करीब 1,30,000 1,40,000 करोड़ के लगभग था। कितने साल में? ये आप मानिए 22 से लेके 26, जब तक ये 4 साल के अंदर। बीच में कभी कुछ गड़बड़ होता था लेकिन फिर वो संभाल लेते थे। लेकिन इसका ये भी था कि जब ये 95 रुपये जो हम अभी दिल्ली में दे रहे हैं या नोएडा में दे रहे हैं, वो फिक्स किया गया था 2022 में। उस समय 99 के करीब था। 4 रुपये बीच में एक इलेक्शन था, उस समय घटाया गया था, उसके पहले। हाँ, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक ये 95 रुपये ही चल रहा है, $62 के रेट के उस समय। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था मार्च के एंड में, उस समय करीब $69 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड पर प्राइस बोला, मैं इंडियन बास्केट नहीं कह रहा हूँ, इंडियन बास्केट थोड़ा महंगा होता है, तो $69 प्रति बैरल के आसपास था। तो उसमें भी ऑयल कंपनियों को मुनाफा हो रहा था। लेकिन ये जो 3 महीने का आप मार्च फरवरी एंड से लेके अब तक जो चला है, उसमें आप ये मान लीजिए कि ऑयल कंपनियों का जो कॉर्पस बना था, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया होगा, सरकार को दिया होगा, वो कम होता गया धीरे धीरे। और अब ये स्थिति आ गई है, जैसे अब 3 महीने हो गए, अब 62 के दाम पर फिक्स था, 112 पे हिंदुस्तान में वो तेल मिल रहा है। तो आप समझ लिए $50 का अंतर हो गया। अब वो धीरे धीरे इनका पेशेंस और इनका कॉफर दोनों खत्म हो नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो 4 साल में 1,40,000 करोड़ का रफली, मेरा रफ एस्टिमेट है कि इतना उनको। वो तो ऑपोजिशन भी कहती है कि कितने, वो तो कहते हैं 15 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार ने कमाया है पिछले, वो तो 10-12 साल में कहते हैं। जी। बट जो कमाया अभी 3 महीने में कितना नुकसान हो गया ऐसा? देखिए, अभी जो कह रहे हैं, अभी जो जिस प्राइस पे अभी तेल, आज ही हरदीप पुरी साहब ने कहा कि 1200 करोड़ के लगभग डेली का घाटा हो रहा है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर आप 1,000 करोड़ भी रखें मोटे तौर पे, तो आपको 100 दिनों का या 130 दिनों का कॉर्पस बनता है उसमें। और ऐसा नहीं था कि वो सरकार ने पैसा रखा, तो जाहिर है उसको जन उद्देश्य कार्य के लिए ही लगाया गया होगा, राजकोषीय घाटा कम हुआ होगा, ये सारी चीजें थी। लेकिन इस समय वो स्थिति आ गई है कि जो कॉर्पस था या जो सरकार ने रखा था या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास थी, वो अब कॉर्पस धीरे धीरे खत्म होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आम लोग जो है ना, वो फर्क नहीं करते। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, तेल कंपनी और सरकार में, वो मानते हैं सरकारी है, ठीक है। तो एक सवाल आम जन पूछेगा, वो ये कि भाई 4 साल अगर नहीं बढ़ाया और आपने मुनाफा कमाया, या मान लीजिए घाटा भी चल रहा है, तो सरकार अपनी जेब से अगर 3 महीना भर रही है तो आगे भी भर ले कुछ वक्त, तब तक जंग रुक जाएगी। सरकार अपनी जेब से थोड़ी भर रही है, वो तो हमारी जेब से, उनके पास जमा था। कुछ एक्साइज ड्यूटी ये है लगाया, कि ये है कि देखिए होता क्या है ना, जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो साथ साथ स्टेट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, वो सारे बढ़ने लगते हैं प्रोपोर्शनेट। अगर आप 10% मान लीजिए है 100 रुपये पे, तो 100 रुपये का 10% उस सरकार को जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को 10% सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ये नहीं करते हैं कि आप फिक्स कर दीजिए 70 रुपये तेल पर भी हम उतना ही टैक्स लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली
वो हमें ही पे करना पड़ता है, हमारे ही पॉकेट से जाता है, भले ही वो सरकार को जा रहा है लेकिन जाता तो हमारे पॉकेट से। वो ना स्टेट गवर्नमेंट्स करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इस बार हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि जो सेंट्रल एक्साइज थी उनकी रियायत दी, 10 रुपए पर उसको दिया था। मोटा पॉइंट यह है कि क्या सरकार, वह सरकारी कहूंगा मैं, किसी तरह मैनेज नहीं कर सकती कि इसकी कॉस्ट पास ऑन ना हो? देखिए, सरकार हमेशा इस प्रेशर में रहती है कि राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम किया जाए। अभी वो 4% के लगभग आसपास है। राजकोषीय घाटा मतलब आमदनी और खर्चे का, आमदनी और खर्चे का जो डिफरेंस है, मतलब 100 रुपए कमाया और 120 रुपए खर्च अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर है वो घाटा। और वो घाटा कहां से लेगी सरकार? जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने किया कि ऑयल बॉन्ड्स खरीदे, अब उसको फ्यूचर जनरेशन पे तो क्रेडिट पे छोड़ दिया था, क्रेडिट पे छोड़ दिया था। अब वो अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ाती है तो फिर IMF वर्ल्ड बैंक का भी क्वेश्चन आता कि अगर आपने फिजिकल डेफिसिट नहीं कम किया, यानी सरकार को उसमें मोटे तौर पे आप मानिए सरकार को उसमें प्रॉब्लम होती है कि आमदनी से ज्यादा आप खर्च कैसे कर रहे हैं, और बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं कर सकती। इसीलिए तेल को उन्होंने ओपन कर दिया था। इस मामले में तो इस सरकार का रिकॉर्ड अच्छा है फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने में। काफी अच्छा रहा है, और इस तेल के प्राइस ने उस फिजिकल डेफिसिट को काफी हद तक कंट्रोल करके रखा है। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि सरकार भी बियॉन्ड अ पॉइंट उसको रोक नहीं पा। आपकी समझ से वो वक्त बहुत नजदीक है, और मैं उसकी एक कोई अगर टाइम लिमिट भी आपके दिमाग में अगर हो, आपके अनुमान से, कि अब तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? मैं तो ये मान के चल रहा हूं 15 दिन से 30 दिन, अगर आज वाली स्थिति रही जो हॉर्मुज और ईरान अमेरिका वॉर का जो स्थिति, आज की स्थिति रही, तो 15 दिन से 1 महीने तक में ऑयल के दाम बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वो तो सरकार पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे डिपेंड करता है, लेकिन बढ़ेंगे। अब दूसरा सवाल जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, उन्होंने कहा कि जहां मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, एजुकेशन जो है बच्चों को ऑनलाइन करा लीजिए, या और बातें जो है। उसके अलावा सोना ना खरीदने की अपील, विदेशी ट्रैवल ना कीजिए, विदेशी ब्रांड का सामान ना खरीदीजिए, भारत में बना सामान खरीदीजिए, खाने के तेल में कुछ कटौती कर लीजिए, फर्टिलाइज़र किस तरह से उसका बिल कम हो सकता है। इतना तो मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड और उनकी अपील के असर को, रिकॉर्ड को देखते हुए, कि कुछ तो असर होगा, लेकिन क्या वो उस सब से मैनेज किया जा पाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री इस समय जो कह रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, सोना कम खरीदिए, फर्टिलाइजर कम यूज कीजिए, उनका मेन कारण था कि जो हमारा जो करेंसी, फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कम होता जा रहा है। उसका कारण ये भी था कि जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट होता था स्टॉक्स में या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, फैक्ट्रीज में, वो कम होने लगे हैं, काफ़ी कम हुए हैं 2024 के बाद। और जो हम बाहर से सामान खरीदते थे, एक तो डॉलर का रेट भी गिर गया है, जो 85 रुपये पिछले साल था वो अभी 95 रुपये के करीब है, यानी 12% का वहाँ भी घाटा हुआ है। तो जो फिजिकल जो करेंसी रिजर्व था उसका 12% को हमें ऑलरेडी घाटा हो चुका है, क्योंकि वैल्यू रुपये के डिप्रिशिएट हो गया। तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अगर वो ज़्यादा कम होता गया तो प्रॉब्लम तब शुरू होगी, और उसका सबसे बड़ा कारण है तेल हम खरीदते हैं बाहर से, पूरी 90% हमारा तेल बाहर से आता है, गैस भी आता है। सोना उसमें जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है कि हम सोना लेते हैं, दुकान से खरीदते हैं, कोई शादी या त्योहारों में पहना, फिर उसको साल में लगभग $70 बिलियन का सोना, $70 बिलियन का। आप ये समझ, और वो अनप्रोडक्टिव पैसा है, अनरिम्यूनरेटिव पैसा है। एक एग्जाम, बस एक उदाहरण, मतलब कंपैरिजन के लिए, तेल जो एसेंशियल आइटम है वो हम खरीदते हैं $135 बिलियन का, और सोना जो डेड इन्वेस्टमेंट है, टोटली नॉन प्रोडक्टिव है, वो हम खरीदते हैं $70 बिलियन का। मतलब इतनी बड़ी एसेंशियल कमोडिटी तेल का, उसका आधा तो हम सोना ही खरीद ले रहे हैं। लेकिन सोना हमारी सेंसिटिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो एक एसेट है, फैमिली एसेट है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले हम ही हैं, ये हमारा ही देश है। और वो सोना जैसे विदेशों में ऑर्नामेंटल वैल्यू के 18 कैरेट का, हमारे यहाँ 22 या 24 कैरेट का खरीदते हैं, वो भी महंगा हो जाता है। तो सोना तो अनप्रोडक्टिव है, उसको रोका जा सकता है, और प्रधानमंत्री ने कहा उसका अपील होगा। जैसे कोविड के समय भी हमने देखा, जो भी उन्होंने कहा उसका अपील हुआ, यहाँ भी उसका अपील होगा, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रोका सकता है, क्योंकि सोना हमारे लिए एक हेज होता है, भले ही औरतें पहने, लेकिन वो पुरुषों का ही धन होता है। फिर वो व्यवसाय भी है लोगों का, और व्यवसाय भी, इतने लोग जुड़े हैं। बंगाल से करीब लोग बताते हैं कि 40 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सोना के वो ज्वेलरी डिजाइन के काम में लगे हुए हैं, उन सब का रोजगार चला। अगर आप वो एंसिलरी सारी जोड़ लेना उसमें, हाँ, तो वो लगभग 1 करोड़ लोगों से ज्यादा है। आराम से होगा, बिल्कुल होगा। और यही नहीं, अगर आप सोना के मार्केट को आप कंट्रोल भी करना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन इस बीच अच्छी बात क्या हुई है कि जो डीमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक जो मार्केटिंग होता था सोना का, वो मिनिमल हो गया, यानी लोग
बाजार से खरीदते हैं, पैसे दे के वाइट में ही खरीदते हैं। जो पुराना था वो उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। लेकिन यह है कि सोना अभी भी हम उतना $70 बिलियन अब खैर, अब ये सब असर वाला साइड है। वजह वाली साइड पे आते हैं हम। अगर वजह खत्म हो जाए तो ये असर की नौबत ही नहीं आए, या हालात धीरे धीरे बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, वो है सर जंग की सिचुएशन जो अभी बनी हुई है। तो वहाँ उस फ्रंट पे क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम जल्दी कोई खात्मा देखते हो जंग का? मुझे नहीं लगता है कि जंग का कोई पॉजिटिव न्यूज आज के डेट से कोई अगले 6 महीने तक कोई बेटर हो। 6 महीने 6 महीने तक मेरा अपना असेसमेंट है। मैंने उस समय भी कहा था कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो हॉर्मुज वाला समस्या है और ऑफ एंड ऑन ईरान कभी ड्रोन पे चला दे रहा है यूएई के तरफ तो कभी कतर की तरफ, वो अमूमन जारी ही है। वो चीज़ चलती रहेगी अगले 6 महीने तक, क्योंकि ईरान इस समय जिस स्थिति में है, ईरान में एक तो सेंट्रल पावर अथॉरिटी जो पहले की थी, लीडरशिप जो एक्सपीरियंस थी, वो रही नहीं। जो वहाँ है, मुस्तफा खामेनी कितने कैपेबल हैं कोई नहीं जानता है। आईआरजीसी इस समय बहुत हावी है और वो हमेशा एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करके रखना चाहते हैं कि लोग वहाँ के उठ न खड़े हुए हैं। और अमेरिका ये जानता है कि बॉटम लाइन क्या है, कि वो जो न्यूक्लियर 400 किलो है वो आप तो वापस कीजिए, और अगले 20 साल तक जो डिमांड है वो आप न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम। जो फर्स्ट सीज फायर था, 1 महीना हो गया उसको मेरे ख्याल में। 1 महीना हो गया। तो फर्स्ट सीज फायर से अब तक हुआ क्या? ये बातचीत हो रही है, पाकिस्तान मैसेजेस इधर के उधर, उधर के इधर कर रहा है, क्या अचीव हुआ उससे? उससे कुछ हुआ नहीं और पाकिस्तान से कुछ होगा भी नहीं। मेरा अपना पाकिस्तान सब्जेक्ट नहीं, मतलब डायलॉग का हो उससे असर क्या, फायदा क्या हुआ? देखिए, डायलॉग में दोनों ने अपनी पोजीशंस मैक्सिमलिस्ट की है। दोनों ने अपने मैक्सिमम डिमांड अपने सामने रखे हैं। वो कहता है कि आप न्यूक्लियराइजेशन कम कीजिए, ये कहता है हमारे सैंक्शंस खत्म कीजिए, वो कहते हैं हम मिसाइल खत्म कीजिए, ये कहता है हम मिसाइल बनाएंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो कोई प्रोग्रेस उस फ्रंट पे नहीं हुआ है। प्रोग्रेस सिर्फ इस फ्रंट पे हुआ कि बातचीत शुरू होगी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है पर्सनली 13-14 को राष्ट्रपति ट्रंप जा रहे हैं चाइना, कल परसों ही। जी, कल परसों ही। तो उसमें कुछ ना कुछ इस चीज पर बात होगी। और चीन ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि हॉर्मुज को आपको खोलना है। हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है। हॉर्मुज तो वो ईरान कह रहा था हमने हमारी तरफ से खुल गया है, तो फिर ट्रंप ने ब्लॉकेट लगा दिया उस पर। देखिए, अमेरिका का यह मानना है कि ये हॉर्मुज से जो भी अब जाएगा उस पे ईरान पैसे लेगा, टोल लेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर ईरान सिर्फ अपना तेल बेचेगा तब हम इसको स्टॉप करेंगे। तो ईरान ने कहा कि अगर मेरा तेल नहीं लेगा तो मैं बाकियों का तेल नहीं निकलने दूंगा। तब ये दोनों की वही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आज की परिस्थिति में ईरान तो ये ऑफर कर चुका है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं। याद कीजिए जो पाकिस्तान के साथ पहली बार जो डायलॉग हुआ था, उसमें तो यही हुआ था। ईरान बुरा क्यों माना था उस वक्त कि उसको पाकिस्तान ने ये कन्वे किया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दीजिए और ट्रंप ब्लॉकेट हटा लेंगे। तो ट्रंप ईरान खोलने के लिए तैयार, तो ट्रंप क्यों नहीं ब्लॉकेट खोलते? क्योंकि उनका ओरिजिनल जो डिमांड है वही 400 किलो यूरेनियम। और फ्यूचर तो वो तुम बम मार के डील करो। बम मार के डील नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर दबा है और उसको कहीं ना कहीं ये रिट्रीव करके फिर बनाने की कोशिश करें, फिर ब्लैकमेल करें, तो एक नया तरह का ब्लैकमेल हो जाएगा। अमेरिका ये चाह रहा है कि अभी जो 400 किलो है और फ्यूचर में 20 साल, वो कहता है ईरान 12 साल पे तैयार है कि हम न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम को रोके रखेंगे, स्टॉप करके रखेंगे। और जो मिसाइल है और जो टेररिस्ट को एड करता है, हमास, हूती जैसे रेबल्स को, हिजबुल्लाह को, वो बंद करेगा। उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के चलते ये गतिरोध बना हुआ है। और वो ये भी चाहता है कि जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। ये सारी चीज़ों लेकर अभी तक वो गतिरोध है। लेकिन एक चीज़ तो है कि वो पुरानी बमबारी वाली स्थिति नहीं आएगी कि एकदम से 13,000 उनके या 16,000 जितने भी उनके एस्टेब्लिशमेंट हैं ईरान में, वो उससे ये हुआ कि जाने नहीं जा रही। लेकिन और ईरान में क्योंकि जो ज़्यादा ह्यूमन लॉस वहीं था, वो अच्छी बात है कि जाने नहीं जा रही हैं। लेकिन जो दुनिया की परेशानी थी वो तो वहीं की वहीं खड़ी है और वो स्टेलमेट बना ही हुआ है। और अगर ये स्टेलमेट खत्म भी हो जाएगा तो एक नई तरह की विचारधारा वेस्ट एशिया में होगी कि अब अमेरिका का क्या करना है। जिस तरह यूएई ने किया कि उसने ओपेक छोड़ दिया, अब वो अमेरिका के क्लोज आ गया। यूएई में आप इमेजिन कीजिए, एक मुस्लिम कंट्री में इजराइल जो है वो अपने आयरन डोम भेज रहा है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कहने का मतलब है कि ये गतिरोध जो है वो ईरान के जिद पर है, ट्रंप के जिद पर है कि ना उनका हम तेल निकलने देंगे, ना उनका हम और दूसरों से व्यापार करने दें जो ईरान चाहता है। और इसी गतिरोध में भी फंसा। उसके पीछे यही कि कब वो डील हो जाए, कब वो साइन कर लें, तब जाके वो हमारे जैसा देश कैसे कोप अप कर रहा है? अगर वहां ब्लॉकेट है ही
तो फिर कहाँ हमारे यहाँ तो अब मतलब कोई ऐसा ह्यूमन क्राई तो नहीं है। ठीक है, उस प्रधानमंत्री ने ये आगाह ज़रूर किया है, लेकिन तेल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, तो हम कहाँ से मैनेज कर रहे हैं? हमारे यहाँ ह्यू एंड क्राई इसलिए नहीं कि हमारे तेल के दाम नहीं बढ़े, और जो आपने 1-1.5 महीने पहले जो देखा था, जो गैस की किल्लत की जो अंदेशा था, कुछ हुआ तो नहीं, उसके चलते भी थोड़ा रिजेंटमेंट था, वो भी अब खत्म हो गया। गैस सप्लाई अब नॉर्मल हो गई है। सप्लाई में तेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्राइसिंग में प्रॉब्लम है। अगर वो बढ़ती है तब वो प्रॉब्लम होगा, और वो बहुत सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव है, क्योंकि उसके चलते बहुत राजनीति हुई है। पहले जब विपक्ष था में बीजेपी था, उस समय भी ये करते थे। अब विपक्ष में कांग्रेस है, वही चीज जो आर्गुमेंट कांग्रेस करती थी अब वो बीजेपी करेगी। तो आपकी ब्रॉडली लोगों को जो है अब एक सलाह क्या होगी अंत में, कि खुद ही कुछ किफ़ायत बरतना शुरू करें और लंबे वक्त के लिए कुछ तैयार रहें? बिल्कुल, किफ़ायत तो बरतना ही होगा। अगर किफ़ायत नहीं बरतेंगे तो हमारा जो उसका जो एक साइकिल होता है ना, जो प्रोडक्शन साइकिल, वो अफेक्ट होगा, और वो अफेक्ट होगा तो हमारे जो आय है या अदरवाइज जो आय आती है लोगों की बिजनेस से या अन्य उद्योग धंधों से, वो कम होती जाएगी। तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये भी प्रिपेयर्ड रहें कि उस तेल को आप कैसे कम से कम कर सकते हैं। सरकार इसको थोड़ा प्रोएक्टिव होगा कि वो इम्प्लीमेंट कराए कि जो सरकारी खर्चे हैं या जो खर्च कम किया जा सकता है तेल के मामले में, चाहे वो सोना के मामले में, चाहे फर्टिलाइजर के मामले में, उसको वो कम किया जाए। लेकिन ये भी एक बड़ा विशेष साइकिल है। अगर आप कर्ब करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट, एक्टिविटी डाउन जाती है, इन्वेस्टमेंट कम आएगी, तो फिर वही एक चक्र है वो शुरू हो जाएगा कि पैसा कम आएगा, हमारे खनिज जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने। लेकिन ये एक अच्छा होगा कि ये एक मौका भी है कि हम भीतर देखें कि हम कितनी अपनी कितनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, कंज्यूमर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से जो एवरेज एक्सपेंडिचर है हमारा, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, जो चीज़ों खरीदना, वो भी कम होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जो है वो कैश इंसेंटिव, कैश ट्रांसफ़र कर रही, उससे वो बना हुआ है। अगर राजकोषीय घाटा कम होगा तो जो कैश इंसेंटिव्स जैसे अभी बंगाल में या बिहार में, असम में जो दिया जा रहा है, वो अगर देते रहे हम, तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा। तो सरकार एक तरह से फिक्स में आ जाएगी अगर वो तेल का दाम बियॉन्ड अ पॉइंट, जो मैं कह रहा हूँ 15 दिन से 1 महीने में नहीं बढ़ाएगी तो ये लबोलबाब तो यही है प्रोफेसर साहब की बातचीत का, कि प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वो एक सलाह है, एक नसीहत है। उस सलाह और नसीहत पर ही अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें या उस पर अमल कर लें तो सरकार को फिर वो आदेश या दिशा निर्देश की दिशा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी भारतीय हम लोग जो है वो कम में जीने के तो आदि रहे ही हैं, तो थोड़े अगर कुछ वक्त की मुसीबत है, मुश्किल है, तो वो वक्त निकाला जा सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आए आप देख रहे थे भारत की खबर आज।